हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपलैडर। आई एम अमारा सिद्दीकी और आज फिर मैं आपके लिए ले आई हूँ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। आज है 30 जून और हम देख रहे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से पहला है चेंजिंग नेम ऑफ औरंगाबाद टू संभाजी नगर। हम सब जानते हैं कि रिसेंटली उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन किया है। जाने से कुछ देर पहले उन्होंने औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज करने का एक रेजोल्यूशन अपने कैबिनेट में पास किया है। तो ये नाम चेंज होगा औरंगाबाद से संभाजी नगर के लिए। इसके पीछे की पॉलिटिकल डिबेट हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो चीज़ समझना है वो है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग नेम ऑफ सिटीज़, यानी सिटीज़ के नाम कैसे चेंज होते हैं। आईपी लीडर्स ये एक वेबसाइट है जो कि लॉयर्स की बनाई हुई है। इस पर बहुत सारे लॉज को और उसके प्रोसेसेस को सिंप्लीफाइड वे में आपकी या एक कॉमन पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा जाता है या पेश किया जाता है। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे प्रोसीजर इन्वॉल्व इन रीनेमिंग स्टेट्स एंड सिटीज ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में एक आर्टिकल दिया गया है जिसमें स्टेट्स और सिटीज़ दोनों के प्रोसीजर के बारे में है, लेकिन हम अभी के लिए स्पेसिफिकली सिटीज़ वाला पार्ट देखेंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इस आर्टिकल को पूरी तरीक़ा से ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर एक 5 स्टेप प्रोसीजर दिया गया है कि ये एक पर्टिकुलर सिटी का नाम कैसे चेंज किया जाता है। जब किसी सिटी का नाम चेंज करना होता है तो इसका जो प्रोसेस है वो समवॉट सिमिलर टू चेंजिंग नेम ऑफ स्टेट, यानी किसी स्टेट के नाम चेंज करने के सिमिलर ही है। पहला स्टेप यहाँ दिया गया है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स यानी एमएलएस के थ्रू से। वो चीफ मिनिस्टर से या हाउस से रिक्वेस्ट करेंगे कि पर्टिकुलर सिटी का नेम चेंज किया जाए। ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद इसके ऊपर एक डिस्कशन होगा। इस डिस्कशन में ये तय किया जाएगा ये रेजोल्यूशन है, ये जो डिमांड है ये एक्चुअली वैलिड डिमांड है या नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस रेजोल्यूशन को कंसिडर करेगी और अदर एजेंसीज जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज है, रेलवे है, ये सब लोगों से इस चीज़ को डिस्कस करेगी कि वेदर ये नेम चेंज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और इन सभी एजेंसीज से ये एनओसी लेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करवाएगी। इसके बाद आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री द स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द गेजेट। इन सभी एजेंसीज से एनओसी लेने के बाद होम मिनिस्ट्री एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करेगी और वो नोटिफिकेशन गैजेट में पब्लिश होगी। इस तरीके से किसी सिटी का नाम चेंज हो जाएगा। ये पूरा 5 स्टेप आपको एक प्रोसीजर दिया गया है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है वो ये है कि कैबिनेट ने ऑर्डर पास किया है फॉर चेंजिंग द नेम, यानी ये अभी कैबिनेट तक ही सीमित है, अभी उसे इस पूरे प्रोसेस से गुजरना बाकी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ गाइडलाइंस देखते हैं जो 1953 में इशू की गई थी और ये गाइडलाइंस ने कुछ प्रिंसिपल्स सेट किए थे कि किन सिचुएशंस में नाम चेंज किया जा सकता है और किन सिचुएशंस में ऐसे नेम चेंजिंग को अवॉइड किया जाना चाहिए। तो ये जो कुछ प्रिंसिपल्स है ये आपके सामने है। नो चेंज इज डिजायरेबल अनलेस देयर इज अ कंपेलिंग रीजन, यानी बहुत ही जरूरी कोई वजह है तो ही चेंज किया जाए, अदरवाइज नेम चेंज नहीं किया जाना चाहिए। सेकेंड जो प्रिंसिपल है, नेम ऑफ अ प्लेस दैट इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट। अगर किसी सिटी का नाम हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे चेंज नहीं किया जाना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर थर्ड प्रिंसिपल है वो कहता है कि किसी भी प्लेस का नेम चेंज मेयरली फॉर पेट्रियाटिज्म या फिर किसी लिंग्विस्टिक रीजन की वजह से नहीं चेंज किया जाना चाहिए। इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट कर सकते हो कि अगर बहुत ही ज़रूरी है तब ही नेम चेंज होगा। टू अवॉइड कंफ्यूजन इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट एनी नेबरिंग प्लेस मस्ट नॉट शेयर द सेम नेम, यानी आप जिस सिटी का या प्लेस का नेम चेंज कर रहे हो उसी के आसपास सेम नेम की दूसरी प्लेस नहीं होनी चाहिए। अ डिटेल्ड रीजन शुड बी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ अ प्लेस, यानी अगर नेम चेंज कर रहे हो तो एक डिटेल रीजन आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल्स यहाँ मेंशन है। इसी के कंटिन्यूएशन में एक और बात बताई गई है कि अगर वो पर्टिकुलर प्लेस पर कोई एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी या प्लेस थी जो कि अब नहीं है तो उस पर्टिकुलर नेम को रिवाइव किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उज्जैन की जगह पर अगर कोई मॉडर्न सिटी या मॉडर्न प्लेस है तो उस उज्जैन नाम को रीस्टोर किया जा सकता डिपेंडिंग ऑन द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उसके अलावा प्रोसीजर दिया हुआ है। इसी तरीका का एक डिटेल प्रोसीजर चेंज ऑफ नेम ऑफ स्टेट भी दिया हुआ है। आप जाकर इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको मेंस की आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प होगी। और इन्होंने लास्ट में
कुछ चीज एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं, जैसे गुड़गांव से गुरुग्राम हुआ है, इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ है, बेंगलोर से बेंगलुरु हुआ है, बॉम्बे से मुंबई हुआ है, और फिर यहाँ पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दिए हैं। इसे ज़रूर पढ़िए, इससे राइटिंग या आंसर राइटिंग में हेल्प होगी। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कैपस्टोन सैटेलाइट। ये एक सैटेलाइट है जो रिसेंटली नासा ने लॉन्च किया है। ये क्यूबसैट है। क्यूबसैट ये स्मॉल साइज के सैटेलाइट्स होते हैं जिनका साइज एक माइक्रोवेव ओवन या छोटा साइज होता है, जिसको आप इजीली हाथ में भी कैरी कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा सैटेलाइट है जो मून की तरफ भेजा गया है। चांद के अतराफ ये रिवॉल्व करेगा और उसके ऑर्बिट के ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करेगा। ये सैटेलाइट क्यों भेजा गया है? ये बेसिकली गेटवे के लिए स्टडी करेगा। ये जो गेटवे आउटपोस्ट है, इसका पर्पस क्या है? नासा और बहुत सारे वेस्टर्न या यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसे हम आर्टेमिस कहते हैं। ये जो आर्टेमिस प्रोजेक्ट है, इसका बेसिक पर्पस है ह्यूमन को स्पेस में या मून पर पहुंचाना है। तो इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये गेटवे बनाया जा रहा है। ये गेटवे बनाने के लिए इस कैपस्टोन सैटेलाइट को भेजा है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिए, और दूसरा आपको एजेंसी का नाम याद रखना है कि ये किसका है, नासा का है, और इसका टाइप याद रखना है कि ये एक क्यूब सैटेलाइट है। इसमें इतना ही है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोड सेफ्टी। ये लैंसेट की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें रोड एक्सीडेंट के कुछ मेजर रीजंस की स्टडी की गई है। इसमें जो मेन रीजंस बताए गए हैं वो है ड्रंक एंड ड्राइव, हेलमेट यूज, स्पीडिंग, सीट बेल्ट। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट ये 4 रीजन की वजह से होते हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंगली 25 से 40% एक्सीडेंट ऐसे हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है अगर ये 4 चीजों पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो कुछ कंट्रीज के बारे में लिखा है और ये चारों रीजंस को लेकर होने वाली डेथ्स लिखी है। जैसे सबसे ऊपर है यहाँ पर इंडिया की ड्रंक एंड ड्राइव डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका हेलमेट यूज की वजह से 5,500 से ज्यादा डेथ होती है। इसी तरह स्पीडिंग में 20,000 20,500 से ज्यादा डेथ होती है, और सीट बेल्ट की वजह से 3,000 से ज्यादा डेथ होती है। ऐसे ही यूएस का है 5,188, 14,000, 22,300, 2,400। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेटा को तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि स्पीडिंग जो रीजन है ये सबसे ज्यादा डेथ्स का कॉज बना है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीडेंट ज्यादा स्पीड होने की वजह से होते हैं। ऐसे ही ड्रंक एंड ड्राइव, हेलमेट और सीट बेल्ट, ये जो रीजंस है ये कंट्रोलेबल रीजंस है, यानी ह्यूमन बीइंग्स इसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा करने से एक्सीडेंट रेट 40% तक कम हो सकता है। यानी हर साल जो दुनिया भर में 13.5 लाख लोग मरते हैं, इसका 40% यानी मोर देन 500,000 लोगों को सेव किया जा सकता है। तो ये एक रिपोर्ट है जिसको आप रोड सेफ्टी से रिलेटेड आंसर्स में यूज कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टंग्स्का इवेंट। ये एक इवेंट है जिसमें एक्सप्लोजन हुआ था इन रशिया का जो साइबेरिया रीजन है, यहाँ पर 1908 में सडनली सुबह सुबह एक एक्सप्लोजन हुआ था, और जब इस एक्सप्लोजन की स्टडी की गई तो पता चला कि स्पेस से एस्टेरॉइड या कॉमेट दोनों में से किसी भी एक रीजन की वजह से ये एक स्ट्राइक हुआ है और एक्सप्लोजन हुआ है। इस पर साइंटिस्ट का भी इत्तेफा नहीं है। साइंटिस्ट किसी कंक्लूजन पे नहीं आए हैं कि ये एक्चुअली कॉमेट था या फिर एस्टेरॉइड था, लेकिन ये था कि कोई स्पेस ऑब्जेक्ट जमीन से टकराया था और ये एक्सप्लोजन हुआ था। इस एक्सप्लोजन की वजह से एक छोटा सा इस तरह का डिस्ट्रॉयड एरिया है जहां पर माइनर फायर की वजह से बहुत सारे ट्रीज जल चुके थे। तो ये एक इवेंट है जो हिस्ट्री में हुआ था और अभी ये 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। तो कहा जाता है कि इस तरह के एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स अर्थ पर हर 100 साल में 1-2 बार जरूर स्ट्राइक करते हैं। हम ये टॉपिक क्यों देख रहे हैं, इसके 2 रीजन से। एक तो ये कि हिंदू में जो क्विज आता है उसमें इस टॉपिक को दिया है, तो इसने बड़े ही इंटरेस्टिंग 7 सवाल यहाँ पर किए हैं। इन सवालों को आप पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप जरूर जाकर इन सवालों को देखिए और इसे गूगल करके इसके आंसर्स फाइंड आउट करिए। दूसरा मेन रीजन हम ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यूपीएससी इस तरह के जब यूनिक वर्ड्स या कॉन्सेप्ट्स न्यूज में आते हैं तो उस पर क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने 2019 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है जिसमें डेनिसोवन पर एक क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या है, और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए थे और आपको बताना था कि ये किस चीज से रिलेटेड वर्ड है।
ठीक है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम कल के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कल हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था जिसमें 3 नाम दिए गए थे, WannaCry, पेटिया एंड इटर्नल ब्लू। ये क्या है, इस पर क्वेश्चन था। तो ये एक्चुअली साइबर अटैक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ये वर्ड्स है जो कि वायरसेस के नाम भी थे। ठीक है, यहाँ हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आपने आज के करंट अफेयर्स एंजॉय किए होंगे। हमसे कनेक्टेड रहिए और इसी तरीके से रोजाना न्यूज़ देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।